इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे योगी श्री आनंद जी को, जो कुंडलिनी और सहज ध्यान योग के विषय में अपने गहन अनुभव एवं पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम सबको जानकारी देंगे। योगी श्री आनंद जी ने 26 साल की आयु में सितंबर 1984 से दिल्ली शहर में अपनी साधना आरंभ की थी। फिर मिरज, महाराष्ट्र में अपनी गुरु माता परम पूज्य मालती देवी बालजी के मार्गदर्शन में कठोर अभ्यास किया। 1993 में वो उत्तर भारत आ गए और 1 वर्ष तक शिवालिक पहाड़ियों में कठोर साधना की। इसके उपरांत अपने पैतृक गांव लौटकर उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में और कठोर योग का अभ्यास किया। इस कठोर अभ्यास के द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से आपने कई युवाओं का मार्गदर्शन किया है। योगी श्री आनंद जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक शोध के आधार पर 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं सहज ध्यान योग, योग कैसे करें और तत्व ज्ञान। ये पुस्तकें हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों और IIT के पुस्तकालय में सबके लिए सरलता से उपलब्ध हैं। योगी श्री आनंद जी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कई व्यक्तियों को आध्यात्म की राह से जोड़ा है और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सहज ध्यान योग, कुंडलिनी और साधना के विषय से जुड़ी अनेक जानकारियां हमें देंगे। इसके अतिरिक्त आज साधना संबंधी शंकाएं, कठिनाइयां एवं साधना के अन्य सहायक तत्वों के बारे में पूछे गए प्रश्नों का समाधान करेंगे और उनके द्वारा कुंडलिनी के अत्यंत गूढ़ रहस्यों का सहज, सरल एवं सटीक वर्णन किया जाएगा। आइए इन शंकाओं को दूर करने के लिए और साधना के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए सुनते हैं योगी श्री आनंद जी को। गुरुजी, मेरा प्रश्न भी बीमारी से संबंधित है कि कैंसर का रोग टाटक के द्वारा कैसे दूर किया जा सकता है? सर, एक ऐसा रोग है कि सही बात तो यह है कि पूरी तरह से हमारे विज्ञान ने यानी वैज्ञानिकों ने लगे तो बहुत हैं, पूरी तरह से यानी शोध नहीं कर पाए। विषय चीज़ ही ऐसी है कि मस्तिष्क पूरी तरह से कंट्रोल उस क्षेत्र को नहीं कर पा रहा होता है जहाँ पर कैंसर के रोग लग जाता है। हाँ, अब आया आपका विषय। त्राटककर्ता पारंगत होना चाहिए और उसको निश्चय ही यानी समाधि का भी अभ्यास होना चाहिए। ऐसे जो ठीक करना चाहता है निर्विकल्प समाधि होनी चाहिए। आप कहेंगे निर्विकल्प क्यों? उसके द्वारा जो ये कार्य किया जाएगा, जिसको निर्विकल्प समाधि लगती होगी, तो आँखों के द्वारा तेजस रूप में हल्के नीले रंग की चमकदार किरणें बहुत ही तेजी से पहुँचेंगी। अब आ गया कैंसर का रोग। तो हमें कैंसर के स्थान पर नहीं करना, हमें मस्तिष्क में करना। हमें सबसे पहले इतना पारंगत होना चाहिए यानी शरीर के विषय में, यानी मस्तिष्क के विषय में, कि उसे सब कुछ देखना आता हो कि आखिरकार जो ये कैंसर शरीर के किसी भी भाग में है, मस्तिष्क में उसका क्षेत्र कहाँ है, उस क्षेत्र को हम संदेश भेजें। क्षेत्र देख लेगा, जो पारंगत होगा निर्विकल्प समाधि वाला जान जाएगा कि उसके जगह को कि यहाँ से ये अनकंट्रोल हो रहा है। तो उस क्षेत्र पर त्राटक के द्वारा हम संदेश भेजें कि जो कोशिकाएं कंट्रोल नहीं कर पा रही, क्रियाशील नहीं हो पा रही हैं, उनको क्रियाशील करें, मस्तिष्क को क्रियाशील करें। और ये अभ्यास, ये क्रिया धीरे धीरे कई बार करें, दिन में 2-3 बार करें, एक बार नहीं। ये नहीं कि एक बार किया और कैंसर में आराम मिलेगा, नहीं मिलेगा। अच्छा, एक तो ये, और इसका प्रयास बराबर चलते रहना चाहिए, रोज़ करें और महीनों के साथ में करें। अब आ गया, अब कितना ठीक होगा कहा नहीं जा सकता। कैंसर का नियम है कि जब बिल्कुल आखिरी स्टेज होता है तो लोग जान पाते हैं या डॉक्टर बता पाते हैं या निर्णय कर पाते हैं, तो वो तो अपना प्रभाव दिखा देगा। लेकिन इससे यही होगा कि कैंसर का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा, लेकिन कैंसर पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होगा, क्योंकि ऐसा पारंगत व्यक्ति मिलेगा कहाँ। एक बात और होती है कि कैंसर जैसे भयंकर रोग सिर्फ शरीर के रोग ही नहीं, बल्कि एक बहुत सूक्ष्म बात है जिस पे
हालांकि पता नहीं विज्ञान सहमत होता है कि नहीं होता है, चित्त पर उसके कर्म भी पड़े होते हैं कि रोग के द्वारा ये क्लेशात्मक कर्म भोगने ही हैं, भले वो चाहे कैंसर हो या अन्य रोग हो। यानी कुछ ऐसे कर्म होते हैं मनुष्य के कि रोगों के द्वारा ही भोगने होते हैं। तो हम उस रोग में सिर्फ रोगी को सहायता पहुंचा सकते हैं। कैंसर की गति जो बढ़ने की है उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमारा बहुत बड़ा अभ्यास नहीं है। लेकिन हाँ, ये सही है कि हाँ, काफ़ी मात्रा में उसकी गति स्लो की जा सकती है और उसको काफ़ी लाभ, अगर शुरुआत की अवस्था में पता लग जाए तो बहुत बड़ा लाभ है। लेकिन कैंसर को ठीक करने के लिए पारंगत होना चाहिए, त्राटक बहुत बड़ा पारंगत होना चाहिए, तब लाभ होगा। गुरुजी, आपने बताया कि त्राटक करते वक्त रूम में हल्का सा प्रकाश होना चाहिए। तो अगर प्राकृतिक प्रकाश नहीं है और हम कृत्रिम प्रकाश का यूज़ करें, तो जो कृत्रिम प्रकाश वो उतना ही लाभकारी होगा जितना प्राकृतिक प्रकाश हो। और क्या त्राटक हम रात्रि के समय भी कर सकते हैं? हाँ, देखो, प्राकृतिक प्रकाश का मतलब ये है कि कमरे के अंदर अंधेला है। अगर जो रात के समय, प्राकृतिक प्रकाश का मतलब है कि दिन में उजाला है और रात में अंधेला है। अच्छा, दिन में तो कहीं ना कहीं खिड़की से प्रकाश आ रहा होगा। हमारा कुल मिला के अगर नहीं आ रहा, मान लो कहीं ऐसी जगह, मैंने शहरों में तो ऐसा देखा है कि दिन में घुप अंधेला होता है, ऐसे भी मकान बने हुए हैं। यहाँ पर वो विषय नहीं तो मैं बताता कि वहाँ सूरज तो क्या है कि यानी सालों साल से सूरज उन्होंने मकान के अंदर कभी गया नहीं, शायद सैकड़ों में आ जाएगा। दिल्ली में कुछ चांदनी चौक में ऐसी जगह है, खैर वो विषय नहीं। तो हमारा कहने का मतलब है ये है कि प्राकृतिक प्रकाश अगर कमरे में अंधेला है तो एक निश्चित मात्रा में ही होना चाहिए। ऐसी जगह पर प्रकाश यानी बल्ब या रॉड या अन्य कोई CFL वगैरह कि हमारे पीछे की ओर, यानी ऐसा हो कि आँखों पर प्रकाश ना पड़े और बहुत तेज़ ना हो, बहुत कम ना हो। जिस चीज़ को हम देख रहे हैं बड़े आराम से देखें। अगर बिंदु पर त्राटक कर रहे हैं तो थोड़ा प्रकाश ज़्यादा होना चाहिए, उचित मात्रा में ज़्यादा होना चाहिए। यानी 0 वाट का बल्ब जला लें और बल्ब में भी थोड़ा प्रकाश कम ज़्यादा होता है। एक रंगीन बल्ब आता है, उसे ना प्रयोग करें, वाइट कलर का पारदर्शी प्रयोग करें, थोड़ा ज़्यादा प्रकाश होगा तो उसको जला लें। आप बिंदु को स्पष्ट देख पा रहे हो तभी उचित है। आँखों पर ज़्यादा ये नहीं कि कम प्रकाश होगा, आँखों पर थोड़ा ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, ऐसा ना करें। और बहुत ज़्यादा तेज़ प्रकाश ना रखें। हाँ, अगर आप लौ पर त्राटक कर रहे हैं, लौ के लिए या तो आप दीपक रखेंगे या मोमबत्ती रखेंगे। तो अगर घुप अंधेरा है, यानी बिल्कुल आपने कृत्रिम प्रकाश का प्रयोग नहीं किया, यानी बल्ब या रॉड नहीं जलाई, तो आपकी आँखों में यानी अभ्यासी की आँखों में उस जो बिंदु है उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, जलन ज़्यादा होगी। अगर थोड़ा सा प्रकाश कर लिया है तो इसलिए घुप अंधेरे में यानी एकदम से अंधकार में लौ का अभ्यास ना करें। बहुत से अभ्यासी अपने को तेज आँखों को तेजस्वी बनाने के लिए ये क्रिया करते हैं, घुप अंधेरे में करते हैं। लेकिन एक इतना कठोर साधना ना करें, थोड़ा हल्का कृत्रिम प्रकाश रखें, उचित मात्रा में 0 वाट का बल्ब जरूर जला लें और फिर अभ्यास करें। ये लौ त्राटक के लिए, लौ पर जब त्राटक करते हैं ऐसा करना चाहिए तो उसमें सहायक होगा। गुरुजी, त्राटक अगर रात्रि में करें तो उस पे बुरी शक्तियों का कोई इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना? मुझे याद आ रहा है कि मैंने लोगों को मार्गदर्शन करता हूँ, जब साधना वगैरह सिखाता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि भाई 11 बजे के बाद, रात्रि के 11 बजे से और सुबह के लगभग 4 बजे, 3:30-4 बजे नए साधक साधना ना करें और थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन त्राटक इतनी रात में क्यों करें, मेरा अंदाज़ है 10-11 बजे तक कर ले। भाई ऐसी तो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि बुरा प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, यानी उसका कारण त्राटक नहीं होता। अब थोड़ी देर के लिए बहुत से ऐसे भी लोगों को देखा, मैंने अभी बताया कि बुरी शक्तियाँ प्रवेश ही कर जाती हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन त्राटक उसका माध्यम नहीं है। तो मैं त्राटक के लिए कहूँगा बहुत बड़े अंधकार में ना करें। वो तांत्रिक विधियों की ओर फिर जाते हैं, उनका काम होता है आधी रात 1-2 बजे वो उस मार्ग पे नहीं जाना। सात्विकी साधक को 10-11 बजे से ज़्यादा, 11 के बाद नहीं जाना चाहिए, सात्विक जीवन जीना चाहिए। तो यानी 11 बजे के बाद त्राटक ना करें, ये कोई नियम नहीं है, लेकिन मेरी अपनी सोच है या मेरा अपना तरीका है या जो मैं सिखाता हूँ तो अपना तरीका है कि रात्रि के 11 बजे से सुबह के 4 बजे त्राटक ना करें। सुबह अपना ध्यान वगैरह करें, सूरज निकल आए तो अपना करें, जब ऑक्सीजन वगैरह अच्छी हो जाए, मतलब सही रूप से फैली हो तो तब त्राटक करें। गुरुजी, त्राटक करते समय हमें एक नीले रंग का धब्बा दिखाई देता है,
और आंखें बंद करने पर और खोलने पर भी वो हमें दिखता है। तो इसका अर्थ क्या है? देखो इसका है अर्थ ये है कि आपने अभ्यास किया हुआ है। अभ्यास से आपका मन स्थिर होने लगा है, थोड़ा अभ्यास आपका बढ़ चुका है। मैंने बताया कि जो नीला रंग है ये आकाश तत्व का रंग होता है, तो थोड़ा मन स्थिर होने लगा। अब बात है कि अगर जो आँख बंद करने के बाद भी धब्बा दिखता है, धब्बा अगर जो बिंदु के समान दिखता है तो एक उसका कहीं ये कह सकते हैं कि थोड़ा अभ्यास शुरू हो गया है नीले रंग का। अगर इस धब्बे को हम देखें रात्रि के समय आसमान को देखें, यानी ऐसी जगह पर सोएं, यानी कमरे में नहीं, खुली छत हो, यानी ऊपर कोई छत ना हो, खुले आसमान के नीचे हमें शब्द का प्रयोग, यानी हमें आसमान के तारे दिखाई दे रहे हों बिल्कुल साफ। तो उस समय अगर हम देखें रात्रि के समय जो सबसे चमकीला तारा हो उसको देखें, तो अगर सबसे चमकीला तारा होगा तो उसके आसपास भी नीले रंग का धब्बा दिखाई देगा। अगर कम चमकीला तारा है तो नीले रंग के धब्बे से वो तारा नहीं दिखाई देगा, यानी अदृश्य हो जाएगा, ये लगता है लुप्त हो जाएगा। तो यानी जब नीले रंग का, ये आगे की प्रक्रिया है, तो नीले रंग का प्रकाश होता, फिर अन्य तरह के प्रयोग करने लगते हैं। एक अच्छी बात है, यानी जो आपको आंख बंद करने पर दिखाई देता है या समय कभी कभी वैसे भी दिखाई देने लगता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है जिनको नीले रंग का धब्बा दिखने लगता है, किताब पढ़ें, अखबार पढ़ें, या कभी ऐसा हो जाता है कि चुपचाप शांत बैठे हों, मतलब किताब पढ़ें, अखबार पढ़ें, उसमें कहो नीले रंग का धब्बा क्षण भर के लिए बन जाए, अदृश्य हो जाए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अभ्यासी अगर चुपचाप बैठा हुआ है तो कहो मान लो दीवार को देख रहा, अपने आप धब्बा बना, अदृश्य हो गया। तो ये अंदर का हो कि मन की जैसे स्थिरता होती है अभ्यास के कारण, ये चीज़ दिखने लगती है कभी कभार। लेकिन आपने जो प्रश्न किया नीले रंग का धब्बा दिखता है, इसका मतलब कि आपकी साधना चल रही है, अच्छी चल रही है, आगे चल रही है और अच्छी बात है। ये जो नीले रंग का धब्बा है, तो ये जो आकाश शब्द का है, ये भूताकाश। देखो मैं आकाश के विषय में बहुत लोग कहते हैं कि मुझे नीले रंग का धब्बा दिखता है, और पता नहीं आप लोग आगे पूछोगे नहीं, मैं बता दूं आकाश 3 प्रकार के होते हैं अवस्थाओं के अनुसार। पहले जो ध्यान करते हैं और ये जो रंग दिखते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं मुझे नीले रंग का धब्बा दिखता है, आपने नीले रंग के धब्बे के लिए कहा हुआ है कि फिर आपको सफलताएं मिलेंगी। मगर साधकों को और जिज्ञासुओं को मैं बता दूं, जब आप लोग शुरुआत से साधना अभ्यास करते हैं तो ये आपको भूताकाश का धब्बा दिखता है, अर्थात ये जो आकाश आँखों से दिखाई देता है। आकाश 3 प्रकार का, जिस प्रकार से इस सृष्टि में कारण जगत, सूक्ष्म जगत और भौतिक जगत है, इसी प्रकार से ये जो आकाश है भूताकाश जो हमें स्थूल आँखों से दिखाई देता है, चित्ताकाश जो समाधि काल में चित्त का आकाश है, जो चित्त दिखाई देता है उसको कहते हैं। एक है चिदाकाश जो तत्वज्ञानियों को दिखाई देता है। दोनों में भिन्न, तीनों में भिन्नता है, एक स्थूल है, दूसरा अति सूक्ष्म है यानी कारण अवस्था है, और दूसरा और तीसरा महाकारण अवस्था, अर्थात भूताकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश। तो पावरफुल बनने के लिए जिन अभ्यासियों ने चित्ताकाश वाला अभ्यास कर रहा है, यानी चित्त का जो आकाश है उस पर अपने अभ्यास कर रखा है, तो ये तो बहुत बड़ा एक योगी की अवस्था होती है। उसके द्वारा सारे प्रयोग सफल होते हैं और सही होते हैं। जो शुरुआत में अभ्यास, जैसा कि आपने कहा, ये भूताकाश का रंग होता है। भूताकाश यानी पंच भौतिक जो है, स्थूल पंच भौतिक का जो आकाश है उसका रंग है। जो सूक्ष्म पंच भौतिक का आकाश है वो चित्ताकाश है। जो अति सूक्ष्म जिसमें ईश्वर का क्षेत्र है, परा प्रकृति का क्षेत्र है, वो तत्वज्ञानियों से संबंधित है, वो चिदाकाश है। ऐसा अभ्यासी तो पता नहीं क्या, मतलब वो उसका ईश्वर का ही पुत्र हो गया। संपूर्ण प्रकृति यानी अपरा प्रकृति उसकी इच्छाओं के अनुसार ही बन जाती है, वो तो एक अलग विषय हो गया। तो जो नीले रंग का धब्बा दिखता है यानी आपका अभ्यास अच्छा चल रहा है और अच्छा है, और आगे करते रहें। अभी ये ना सोचें कि हम यहीं पर ठहर जाएं, और बराबर आगे चलते रहें। गुरु जी, त्राटक के माध्यम से हम अपनी स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं? अच्छा सवाल है, ख़ास तौर से विद्यार्थियों के लिए, और ख़ास तौर से जिनको यानी मस्तिष्क से संबंधित ज़्यादा काम करना पड़ता है, चाहे विद्यार्थी हो चाहे ऑफिस का काम है। एक अगर आप त्राटक करेंगे, संक्षेप में बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग से लगता है कि बहुत कुछ पूछने वाले हैं, इसलिए थोड़ा मैं संक्षेप में बोलता जा रहा हूँ। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए एक त्राटक का अभ्यास करिए, और शरीर यानी जो हमारा स्थूल पंच भौतिक शरीर है यानी स्थूल है, इसमें आप शुद्धता लाएं। यानी जो अन्नमय कोश है उसको शुद्ध करिए, फिर प्राणमय कोश को शुद्ध करिए, मनोमय कोश को शुद्ध करिए। इससे क्या होगा
कि जब ये हमारी शुद्धता बढ़ेगी तो हमारे सूक्ष्म मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा, जो स्मरण शक्ति का जो क्षेत्र है उस पर असर पड़ेगा। और इसके साथ साथ देखो, सिर्फ त्राटक से ही अगर आपने स्मरण शक्ति का प्रयोग किया तो थोड़ा और सहायता ले लें अन्य विषय का। जैसा कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, कभी प्राणायाम को बताता हूँ, कभी आसन को बताता हूँ, कि सिर्फ त्राटक को आगे करने के लिए, महारत हासिल करने के सिर्फ त्राटक पर ही अभ्यास ना करिए, थोड़ा और भी संयम करके अभ्यास करिए। उसके लिए मैं कहूँगा कि कुछ विशेष प्रकार के प्राणायाम होते हैं। एक, जिन साधकों की साधना यहाँ तक क्या कहना चाहिए, कंठ चक्र खुला हुआ और ब्रह्मरंध्र के आसपास चलती है, तो वो तो उनका मस्तिष्क का सूक्ष्म विकास हो ही रहा। और ज़रूरी नहीं कि इस अवस्था को सभी अभ्यासी प्राप्त कर लें। तो ऐसे लोगों को मैं राय दूंगा, प्राणायाम करें, कुंभक प्राणायाम और वाह कुंभक प्राणायाम, और भस्त्रिका का भी होता है। और वैसे और भी एक दो प्राणायाम है, इस समय उचित नहीं। एक और विधि है, तो क्या करें उसमें, सर्व द्वार बंद प्राणायाम, मैं थोड़ा बता देता हूँ। उसमें ये होता है कि हमारी जो वाह इंद्रियां हैं बराबर इस भौतिक संसार को ग्रहण कर रहे हैं। जैसे कान हमेशा ध्वनि सुनते ही रहते हैं, काम करते हैं। हम आँख बंद कर लें लेकिन ध्वनि को नहीं रोक पाते। मतलब कहने का कि आँख बंद करके भले संसार को ना देखें लेकिन कान तो सुनते ही रहते हैं। आँख भले ही बंद कर लें फिर भी याद आती रहेगी कि हमारा मित्र ऐसा हुआ है वगैरह। नाक चाहे जितना बंद करें, मतलब ऐसा कुल मिला करके वो गंध का काम करती रहती है। क्या करें, सर्व द्वार बंद, कुछ भी नहीं है, ऐसा करें, ये करें, सहजासन मुद्रा में बैठ जाएं, सीधे रीढ़ को सीधा रखें, अंगूठों से दोनों कानों का ये जो हिस्सा है इनको बंद करें अंदर की ओर। ऐसे ना करें बल्कि ये करें, बंद कर दें जोर से। जोर का मतलब बहुत ज़्यादा दबाव ना दें, जोर से, थोड़ी सनसनाहट सी पैदा होगी, कर दें। आँखों के इससे, नाक को इससे, ये दो उंगलियां लास्ट की हैं, इनसे ओंठ, ठीक। तो इस तरह सिर्फ बता रहा हूँ, ऐसे कर लें। और जब बैठे, आसन बैठे, हो सके तो मूल बंद लगा लें। मूल बंद लगाना जरूरी है। और जब पहले सांस ले लें और मूल बंद लगा के बैठ जाए। थोड़ी गर्दन को पीछे करें, हल्की सी गर्दन जब पीछे करेंगे तो फिर बाद में क्या करें, जैसे भंवरा होता है, भंवरा की जो भंवरे की विशेष तरह की गुंजन होती है, आवाज़, ऐसा आवाज़ कर, ऐसे करके नाक में थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा गुंजन करते समय, ठीक। फिर शांत हो जाए। अच्छा, मान लो ऐसा अभ्यास नहीं करना चाहता कोई अभ्यासी, कोई बात नहीं, शांत हो जाए, शांत हो जाए। गर्दन को थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, हालांकि यहाँ भी कंपन होगा। सोचे ब्रह्मरंध्र पर, सहस्रार के नीचे सोचे, मन को एकाग्र करे। ऐसा करने से या ओम की ध्वनि निकाले। क्या होगा, शुरू में कुछ नहीं समझ में आएगा, शुरू में हो सकता है ये स्वर को उत्तम कर, मगर ये शुरुआत करता रहे। एक समय ऐसा आएगा कि हमें ना भी आए, हमारा केंद्र है जो मस्तिष्क है अंदर का, उसको कंपित करना है, ठीक। बस ये, यानी कुल मिला करके थोड़ी तेज आवाज़, बहुत तेज नहीं लेकिन फिर भी तेज आवाज़ है। तो तब तक अभ्यास करते रहे, धीरे 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 अभ्यास, इसको कंपन करें, यानी हिलाए। स्थूल मतलब साधारण व्यक्तियों के लिए तो इससे क्या होगा, जब हिलेगा तो जो सोई हुई जो स्मरण शक्ति है पूरी तरह से काम नहीं करती है, धीरे 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 विकसित होती है, तो उसमें कंपन होगा और कुछ नहीं होता। मेन चीज़ है ये सब बताने का, कंपन होगी, थर 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 थर, वो क्षेत्र थरथराने लगा। करते हम स्थूल हैं लेकिन सूक्ष्म जो वायु है, सूक्ष्म उस क्षेत्र को, सूक्ष्म जो मस्तिष्क है उस क्षेत्र को हिलाएगा, कंपित करेगा, तो वो जागृत जैसा होने लगेगा। ये तो हो गया यानी इन संसारी व्यक्तियों के लिए। अगर बिल्कुल तेज ही करना है तो आपको साधक बनना ही होगा, उसकी बराबरी नहीं करेगी। और वो काम कुंडलिनी शक्ति ही करती है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता।
स्मरण शक्ति तेज करनी। जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर पिछले मार्ग पश्चिम मार्ग से होकर के जाती है और जिनकी उग्र होती है, तो मैंने बताया है कुंडलिनी के समय कि वो एकदम जलाती चली जाती है, ये लगता है बड़ी पीड़ा हो रही, बड़ी जलन हो रही, तो वो उस क्षेत्र को जो गंदगी होती है, गंदगी यानी तमोगुण होता है, सूक्ष्म रूप से जला के नष्ट कर देता और जो कर देता। लेकिन अब बात ये है कि सभी तो इतनी योग्यता वाले साधक नहीं बन सकते हैं। संसारी व्यक्तियों के लिए यानी विद्यार्थियों के लिए या ऑफिस में काम करने के लिए अपना अगर मस्तिष्क का इस्तेमाल स्मरण शक्ति बढ़ानी है तो ये करके ओम की मान लो कुल मिला करके हमारे मस्तिष्क को थरथराहट होनी चाहिए या द्वार बंद कर लें जो बताए, ये ज़्यादा कारगर है, ज़्यादा कारगर। और थोड़ा करते समय थोड़ी नाक खोल लें, नहीं तो की आवाज़ नहीं निकल पाएगी, आवाज़ नहीं तो कंपित करते रहें, तो इससे स्मरण शक्ति पर असर पड़ेगा। जी।